एक इंसान जो खुद को खुदा मानता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। मूसा का खुदा अब कहाँ है? यहाँ देखो, मैं मिस्र का खुदा हूँ। लेकिन जब वो डूबा उस वक्त उसको भी अंदाजा नहीं था कि उसका जिस्म 3000 साल बाद तक लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मैं डूब रहा हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं खुदा था। कुरान बताता है कि जब फिरौन डूब रहा था उसने आखिर में मान लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम का रब सच्चा है। मैं ईमान लाया कि उस जात के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन उस वक्त उसका ईमान लाना उसके कुछ काम ना आया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो उस जिस्म की है जिसे समंदर ने उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन सबसे पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि कुरान ने उस वक्त क्या कहा था जब दुनिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लाश कभी सामने भी आएगी। तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। सदियों बाद जब लोगों ने समझा कि फिरौन सिर्फ एक दास्तान है, तब 1881 में इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स में एक लाश मिली। यह तो किसी इंसान का जिस्म है। आखिर ये कितने सालों से यहाँ पर है? जो ना गली हुई थी और ना ही मिट्टी बनी थी। हर चेहरा हैरान था कि मरने के बाद कोई जिस्म इस तरह कैसे बच सकता है। इसका जिस्म तो इतने सालों बाद भी खराब नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस पर तहकीक शुरू हुई। इस जिस्म की हर तहकीक शुरू करो। हमें इसका हर राज चाहिए। और सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम जो सामने आया वो था रमसेस II, तारीख के मशहूर और ताकतवर फिरौनों में से एक। मेरी हुकूमत सूरज की तरह चमकती है। मेरा नाम मिस्र की जमीन पर हमेशा जिंदा रहेगा। मगर सिर्फ नाम काफी नहीं था। असल सच्चाई उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई थी। इस जिस्म में कोई राज है, सादियों का राज। ये सिर्फ जिस्म नहीं, ये तारीख की जिंदा किताब है। रमसेस द ग्रेट 66 साल तक मिस्र पर हुकूमत करने वाला तारीख के सबसे ताकतवर तरीन बादशाहों में से एक था। मैं तुम्हारा खुदा हूं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। लेकिन उसके जिस्म ने तारीख का सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। क्या ये वही मूसा के जमाने वाला फिरौन है? इस सवाल ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। क्या ये जिस्म उसी फिरौन का है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए समंदर में डूब गया था? इस सवाल का जवाब मिस्र से हजारों मील दूर फ्रांस में मिलना था। हम यहाँ सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। असल सच तक कैसे पहुंचे, इसका जवाब यहाँ नहीं है। इस जिस्म को वहां ले जाना होगा जहां साइंस तारीख से आगे है। इसे फ्रांस भेजना होगा। साल था 1976। रमसेस II का जिस्म फंगस से खराब हो रहा था। मिस्र की हुकूमत ने फैसला किया कि इसे इलाज के लिए फ्रांस भेजा जाएगा। वहां फ्रांस के बेहतरीन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम इसका इंतजार कर रही थी, जिसकी सरबराही कर रहे थे डॉक्टर मॉरिस बुकाय। फिरौन का जिस्म आ रहा है यहाँ। हमें इसके जिस्म को फंगस से बचाना होगा। फिरौन, बिल्कुल थक कहा आपने डॉक्टर। उनका काम सिर्फ जिस्म को बचाना नहीं बल्कि इसकी मौत का राज भी फाश करना था। लेकिन हमें यह भी पता लगाना होगा आखिर इसकी मौत कैसे हुई थी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जो कंफर्म कर सकती थी कि ये फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला फिरौन है या नहीं। तुम्हारा रब आज तुम्हें नहीं बचा सकता मूसा। पेरिस में फिरौन का इस्तकबाल एक जिंदा बादशाह की तरह हुआ। लेबोरेटरी में हर मशीन उसके जिस्म के राज को जानने के लिए तैयार थी। जब टीम ने उसकी मौत की वजह तलाश करना शुरू की तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी।
चीज है? उसके जिस्म के जरात में समुद्री नमक यानी सी सॉल्ट के रिमेन्स मिले, ये तो समंदर के नमक जैसा कुछ लग रहा है। जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि फिरौन की मौत समंदर में डूब कर हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे ये समंदर में दूड़ कर मारा हो। ये इंकशाफ डॉक्टर बुकाए और उनकी टीम के लिए सिर्फ एक साइंस की रिपोर्ट नहीं थी, ये एक ऐसी हकीकत थी जो उनके सामने तो थी लेकिन उनकी समझ से बाहर थी। साइंस ने क्या हुआ ये तो बता दिया था, लेकिन कैसे और क्यों हुआ इसका जवाब अभी भी बाकी था। और सबसे बड़ा सवाल, 1400 साल पहले फिरौन के जिस्म का जब दुनिया में कोई वजूद नहीं था तो ये सब कुरान को कैसे मालूम था? तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। डॉक्टर बुकाए जानता था कि फिरौन के डूबने का जिक्र बाइबल में मौजूद है। बाइबल में सिर्फ डूबने का जिक्र था, लेकिन ये कैसे? लेकिन जब उसे बताया गया कि कुरान में न सिर्फ उसके डूबने का जिक्र है बल्कि उसके जिस्म को आगे आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी के तौर पर महफूज करने का भी जिक्र है, तो वो दंग रह गया, क्योंकि एक साइंटिस्ट के लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। डॉक्टर बुकाए की इस तहकीक ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 1400 साल पुरानी कुरानी आयत की साइंस से तस्दीक कर दी थी। लेकिन जैसे कि हर कहानी में होता है, इसमें भी एक नया मोड़ था, एक ऐसा सवाल जिसने इस बहस का रुख ही बदल दिया। एक मिनट, हम सब एक अहम चीज भूल रहे हैं, ममिफिकेशन। फिरौन की लाश को लेके साइंस की दुनिया में एक और नजरिया भी मौजूद है। ज्यादातर माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक रैमसेस II की मौत 90 साल की उम्र में नेचुरल तौर पर हुई थी, ना कि डूबने से। उनके मुताबिक उसके जिस्म में पाए जाने वाला नमक समंदर का नहीं बल्कि उस नेट्रॉन सॉल्ट का है जो लाश को महफूज करने के लिए हजारों साल से इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तरफ रैमसेस II की नेचुरल मौत की थ्योरी है और दूसरी तरफ डॉक्टर बुकाए की दरियाफ्त। लेकिन जब साइंटिस्ट इस ममी पर बहस कर रहे थे तब तारीख ने मिस्र की रेत के नीचे से एक और सबूत ढूंढ निकाला, एक ऐसा सबूत जिसने इस कहानी में एक नए फिरौन को शामिल कर दिया। ये मरनेप्टा का स्टेले है, लेकिन यहाँ इसमें कुछ लिखा है। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस पर? यह है मरनेप्टा स्टेले। इसे 1986 में दरियाफ्त किया गया। इसे रैमसेस II के बेटे फिरौन मरनेप्टा ने बनवाया था। इस पत्थर पर उसने अपनी फतह का जिक्र किया है, लेकिन इसकी आखिरी लाइंस में उसने एक ऐसा नाम लिखा है जिसने आसार कदीमा की दुनिया में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। उसने लिखा, इसराइल तबाह हो चुका है। ये यहाँ इस पर लिखा है कि इसराइल तबाह हो चुका है। ये पहली बार था कि बाइबल और कुरान से बाहर किसी कदीम पत्थर पर इसराइल का नाम लिखा हुआ मिला था। इस एक जुमले ने सारी तहकीक को हिला कर रख दिया। अगर फिरौन मरनेप्टा बनी इसराइल से कनान की सरजमीन पर जंग कर रहा था तो इसका मतलब साफ था कि बनी इसराइल बहुत पहले मिस्र से निकल चुके थे। इस दरियाफ्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाले फिरौन की पहचान के लिए रैमसेस II को अब तक का सबसे मजबूत उम्मीदवार बना दिया था, क्योंकि अगर बेटा कनान में बनी इसराइल से जंग लड़ रहा था तो लाजमी है कि बनी इसराइल बाप यानी रैमसेस II के दौर में मिस्र से हिजरत कर चुके होंगे। लेकिन तारीख एक पजल की तरह है जहाँ हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। अगर बेटा कानान में था तो बाप के दौर में ही एक्सोडस हुआ। वो फिरौन रमेसेस है। हाँ, रमेसेस। लेकिन अगर वो डूबा तो उसकी लाश ने समंदर को कैसे छोड़ा? तो अब हमारे पास दो फिरौन हैं, एक रैमसेस II जिसके दौर में बनी इसराइल के मिस्र से निकलने के सबूत मिलते हैं, और दूसरा उसका बेटा मरनेप्टा जो बनी इसराइल से कनान में जंग लड़ने का दावा करता है। साइंस और हिस्ट्री हमें इन्हीं दो नामों के दरमियान खड़ा कर देती है, लेकिन शायद कुरान का मकसद किसी एक फिरौन का नाम बताना नहीं था। शायद असल निशानी नामों और जिस्मों से कई ज्यादा गहरी है, क्योंकि निशानी ये नहीं कि उसका नाम क्या था, निशानी ये है कि जो खुद को खुदा कहता था उसका अंजाम क्या हुआ।
हुकूमत, ताकत और तकब्बुर सब समंदर की एक लहर में फना हो गया। कुरान की निशानी किसी एक जिस्म की पहचान में नहीं, बल्कि हर उस फिरौन के अंजाम में है जो समझता है कि उसकी ताकत लाजवाल है। तो फिरौन की लाश एक निशानी है। ये निशानी साइंस और हिस्ट्री की जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान कितनी भी ताकत हासिल कर ले, वो उस एक कुदरत के सामने हमेशा कमजोर रहता है जो पूरी कायनात को चला रहा है। रैमसेस हो या मरनेप्टा, उनका तकब्बुर उन्हें बचा ना सका, लेकिन उनका जिस्म आज भी हजारों साल बाद इसी एक सच्चाई की गवाही दे रहा है। और ये गवाही इसीलिए जिंदा है क्योंकि माजी की हर कहानी हमारे आज को तश्कील करती है।